हेलो डियर, जितने भी मेरे डियर हो आप लोग को स्वागत करता हूं आज की इस स्टाफ नर्स के वीडियो में। मैं आप सभी को पता है कि स्टाफ नर्स बिहार के लिए जो बहाली आने वाली है, ठीक है, अभी तो भविष्य में बहाली है, कब आएगी नहीं आएगी, बट कभी भी पढ़ाई जो होता है आपका वह खाली नहीं जाता है। ठीक है, तो जो लोग मेहनत कर रहे हैं तो उनका कभी भी जो है खाली नहीं जाएगा, ये मैं बता रहा हूँ। ठीक है, आप डेली 20 मिनट अगर देते हैं, चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप फालतू का समय दे रहे हैं। आपको प्रतिदिन, आज मैं 25 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा हूँ, इससे पहले 24 तक मैं कर चुका हूँ। आपको बहुत सारे चीज़ जो है आपको सीखने को मिला होगा, उम्मीद करता हूँ। डेली 30 क्वेश्चन ला रहे हैं, इस 30 क्वेश्चन में आपके पढ़ाई कितनी ज़्यादा आपने की है इस चीज़ को जो है दिखाता है कि आप 30 में से कितना सही कर पा रहे हैं। मैं बार बार बताता हूँ, 20 प्लस सही करना आपका बिल्कुल बनता है, क्योंकि आप जीएनएम बीएससी नर्सिंग करके आए हो। तो 20 प्लस अगर आप सही नहीं कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपकी पढ़ाई कमज़ोर है। और सीरियस स्टूडेंट हमेशा सीरियस की तरह जो है चीज़ें को लेता है और पढ़ाई करता है। बाकी जो लोग बैठे होंगे तो यही सोच रहे होंगे कि बहाली आएगी और मैं फॉर्म जो है डालूंगी या डालूंगा और अपना जो है जॉब हो जाएगा, 2 महीने पढ़ूंगा जॉब हो जाएगा। ऐसा नहीं है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो आपको अपने अंदर एक अलग स्थिति देना पड़ेगा, तब जाके जॉब आप प्राप्त कर पाओगे। इसी के लिए मैं प्रतिदिन अभी 30 टेस्ट आपके लिए 30 MCQ का ला रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग ज़रूर शेयर करते होंगे, ज़रूर देखते होंगे, समझते होंगे। चलिए करते हैं शुरू। तो पहला प्रश्न अपने सामने में है कि रोज स्पॉट दिखाई देते हैं। कहाँ पे रोज स्पॉट दिखाई देते हैं? देख लीजिए, ऑप्शन है आपका ट्रंक और चेस्ट में, फेस में, एब्डोमिनल में या हैंड में। तो रोज स्पॉट कहाँ पे, यानी गुलाबी कलर के जो धब्बा होता है कहाँ पे दिखाई पड़ता है? तो आपको यह दिखाई पड़ता है माय डियर ट्रंक एंड चेस्ट, कहीं भी आपको ये दिखाई देता है। कमेंट करके बताइए रोज एंड स्पॉट किस बीमारी में दिखाई देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए, दूसरा है टाइफाइड में ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में बेस्ट ड्रग ऑफ चॉइस बताना है टाइफाइड के लिए। ठीक है, स्ट्रेप्टोक्सिन, ठीक है ना, से देख लीजिए, सेफ्ट्रियाजोन है, एरिथ्रोमाइसिन है, टेट्रासाइक्लिन है एंड नॉन ऑफ द दीम है। तो माय डियर, मैं बता दूं टाइफाइड के लिए सबसे बेस्ट, चूँकि टाइफाइड एक आपका कि फीवर है, ठीक है, जो आपके आंत को प्रभावित करता है, तो सबसे इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सबसे ड्रग ऑफ चॉइस होता है वह सेफ्ट्रियाजोन ऑप्शन नंबर ए होता है। ठीक है, खुद मुझे भी जो टाइफाइड हुआ था, मैं बता दूं, मुझे भी जो टाइफाइड हुआ था तो मैं लगातार कम से कम जो है मैं बता दूं, लगातार मैं 5 से 7 दिन तक मैं सुबह शाम जो है सेफ्ट्रियाजोन लेते गया, तब जाके यह जो है फीवर जो है ख़त्म हुआ। ओके, तो सेफ्ट्रियाजोन काफ़ी ड्रग ऑफ चॉइस में काम करता है। आगे मैं बढ़ता हूँ, तीसरा क्वेश्चन है हैजा के मल, जो हैजा के समय जो मल होता है, हैजा के मल के लिए सबसे अच्छा कीटाणुनाशन का उपयोग है। सबसे अच्छा कीटाणुनाशन, ठीक है, कीटाणुनाशन कहने का मतलब होता है जो कीटाणुओं को नाश करे। ठीक है, कोलतार, ब्लीचिंग पाउडर, फिनाइल, क्रेसॉल। तो हैजा में जो मल होता है और उस मल में जो कीटाणु होता है उसको नाश करने का सबसे अच्छा उपयोग कौन सा किया जाता है? ठीक है, तो सबसे अच्छा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ब्लीचिंग पाउडर। ओके, याद रखिएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है यहाँ पे, ताज़ा तैयार ORS ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन का उपयोग निम्नलिखित के बाद नहीं किया जाना चाहिए। मतलब जब हम ORS सॉल्यूशन तैयार करते हैं तो तैयार हुए सॉल्यूशन को हम कितने समय बाद जो है उपयोग नहीं करना चाहिए? 6 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे एंड 18 घंटे। तो ORS घोल को जो है हमको 24 आवर्स के बाद उपयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, आगे मैं बढ़ता हूँ, 5 नंबर का क्वेश्चन है ORS की ऑस्मोमोलारिटी कितनी होती है? ठीक है ना, हमसे यहाँ पे पूछ रहा है ORS की ऑस्मोमोलारिटी कितनी होती है। तो WHO के अनुसार जो ORS की ऑस्मोमोलारिटी होती है वह 225 मोल पर लीटर, 245 मोल पर लीटर, 255 मोल पर लीटर, 345 मोल पर लीटर। क्या राइट आंसर है इसका? तो ORS के जो ऑस्मोमोलारिटी होती है वह 245 मोल पर लीटर। ओके, आगे मैं बढ़ता हूँ, 6 क्वेश्चन है कि H1 और N1
जो एक वायरस का नाम है, इसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है? ठीक है, H1N1 जो ड्रग ऑफ चॉइस है इसके लिए वह कौन सा होगा? ठीक है, ओसेल्टामेविर, ठीक है, ओसेल्टामेविर, टेट्रासाइक्लिन, एजिथ्रोमाइसिन, नोटा। तो H1N1 जो एक वायरस है जो इन्फ्लुएंजा उत्पन्न करता है, यह आपका ओसेल्टामेविर जो है ड्रग ऑफ चॉइस है इसका। ठीक है, याद रखिएगा। 7वां क्वेश्चन अपन यहाँ पे आता है, एवियन इन्फ्लुएंजा। एवियन इन्फ्लुएंजा इस रूप में भी जाना जाता है। एवियन इन्फ्लुएंजा को और किस रूप में जानते हैं? बर्ड फ्लू, आई फ्लू, नोटा, स्वाइन फ्लू। तो एवियन इन्फ्लुएंजा को हम लोग ऑप्शन नंबर ए बर्ड फ्लू के नाम से भी जानते हैं। ओके, आगे मैं बढ़ूँ। 8वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके कारण 2013 में चीन में इन्फ्लुएंजा का प्रकोप हुआ था? ये सब इन्फ्लुएंजा वायरस का एक अलग अलग रूप है। तो हमसे पूछ रहा है चीन में 2013 में कौन जो है इन्फ्लुएंजा का प्रकोप आया था? समझ गए? H1N1 का, H2N2 का, H5N1 का या फिर H7N9 का? तो माय डियर इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, H7N9 का जो है प्रकोप चला था चीन में। ठीक है, आगे मैं बढ़ता हूँ। 9वां क्वेश्चन है, WHO ने इन्फ्लुएंजा महामारी की घोषणा की, यानी WHO ने इन्फ्लुएंजा को एक महामारी की घोषणा की कब? 11 जून 2009, 11 फरवरी 2020, 11 मार्च 2020 एंड 9 जून 2009। ठीक है, तो माय डियर WHO ने इन्फ्लुएंजा महामारी की जो घोषणा की वह ऑप्शन नंबर 1 11 जून 2009 को। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए कि ये आपका हो गया 9वां क्वेश्चन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 10वां नंबर का क्वेश्चन। इन्फ्लुएंजा के लिए कारण क्या है? इन्फ्लुएंजा के लिए इनमें से 4 कारण बताना है। चारों में से कौन एक कारण है? अर्थोमैक्स वायरस, मिक्सो वायरस, टेगा वायरस, उपरोक्त सभी। तो देखिए, जो इन्फ्लुएंजा होता है इसके तो अलग अलग वायरस के नाम है, बट सभी जो वायरस होता है वह अर्थोमैक्स वायरस के ग्रुप में आता है। ठीक है, तो यह फैमिली है, इस फैमिली में ही अनेकों वायरस होता है जो इन्फ्लुएंजा करता है। ओके, आगे मैं बढ़ता हूँ। यहाँ पे 11 नंबर का क्वेश्चन है, स्वाइन फ्लू के लिए जो उस्मयान अवधि है जिसे हम लोग इनक्यूबेशन पीरियड कहते हैं, इनक्यूबेशन पीरियड जो कहते हैं स्वाइन फ्लू का, वह कौन सा कितना होगा? 10 से 15 दिन, 1 से 3 दिन, 7 से 14 दिन, 10 से 17 दिन। तो माय डियर जो स्वाइन फ्लू के लिए जो अवधि होता है वह कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी 1 से 3 दिन राइट होगा। ठीक है, अगर आपके एग्जाम में 1 से 4 दिन भी दिया है या 2 से 4 दिन भी दिया है तो यह इसी के बीच में आएगा, आसपास, इसको ही मारिएगा। ओके, 12 है यहाँ पे, मासिक धर्म चक्र की समाप्ति को क्या कहा जाता है? अगर किसी महिला में मासिक धर्म अपने अंतिम अवस्था में हो या समाप्त हो गया हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? ओवुलेशन, रजनोवृत्ति, विभाजन, मेनार्की। तो राइट आंसर, मासिक धर्म चक्र की समाप्ति को जो कहा जाता है वह रजनोवृत्ति कहा जाता है, मेनोपॉज। ठीक है, याद रखिएगा। आगे मैं बढ़ता हूँ। 13 नंबर अच्छा क्वेश्चन है, जब अंडाणु और शुक्राणु आपस में मिलते हैं तो क्या कहा जाता है? अंडाणु मतलब महिला का, शुक्राणु मतलब पुरुष का, दोनों मिलता है तो क्या कहा जाता है? इसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? भेदभाव, विकास, निषेचन, दरार। तो इसे हम लोग निषेचन कहते हैं, ऑप्शन सी। ठीक है, आगे मैं बढ़ता हूँ। 14 नंबर का क्वेश्चन है, शुक्राणु और डिंब का निषेचन डैश में होता है? कहाँ में होता है, यानी निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? डिंब वाहिनी का एम्पुला में, डिंब वाहिनी का स्टमस में, डिंब वाहिनी का फिम्बरी में एंड गर्भाशय में। तो मैं बता दूं, जो निषेचन की क्रिया होती है शुक्राणु और डिंब का, यह डिंब वाहिनी के एम्पुला में। ठीक है, यानी फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला वाले भाग में। ओके, आगे मैं बढ़ता हूँ। यहाँ पे मासिक धर्म की शुरुआत के रूप में जानी जाती है। जो मासिक धर्म होता है उसको स्टार्टिंग रूप को हम लोग क्या कहते हैं? तो एक लड़की जब उसमें प्रथम बार मासिक धर्म जो आती है तो उसी के साथ में उसके जो सेक्सुअल जो उसके चेंजेज होता है शुरू हो जाता है, और उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रथम जो मासिक धर्म शुरू होता है उसे क्या कहा जाता है?
रजनोब्रीत, ओवुलेशन, ओजोनोसिस और मेनार्की। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? मेनार्की होता है। ऑप्शन डी जो है इसका राइट होगा। ठीक है। 16 नंबर है प्लेसेंटा पैदा करता है। प्लेसेंटा क्या पैदा करता है? हम लोग जानते हैं प्लेसेंटा हार्मोन पैदा करता है। ठीक है। कौन सा हार्मोन पैदा करेगा? तो प्लेसेंटा प्रोलैक्टिन गलत, ऑक्सीटोसिन गलत, एफएसएच गलत। तो बच गया कौन गया? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन यह पैदा करता है। याद रखिएगा ऑप्शन डी। ठीक है। आगे मैं बढ़ता हूँ। 17 नंबर क्वेश्चन है हृदय का विकास कब प्रारंभ होता है? यानी एक भ्रूण जब गर्भ में होता है तो उसका हृदय कब जो है विकास बनना शुरू हो जाता है? पहले सप्ताह में, 12वां सप्ताह, 5वां सप्ताह, तीसरा सप्ताह। तो गर्भ के तीसरे सप्ताह में जो है वो आपके हृदय का विकास जो है भ्रूण का होने लगता है। ओके। आगे मैं बढ़ूँ। 18 नंबर का क्वेश्चन है जले हुए केस में बालक को किस पोषण तत्व की आवश्यकता सबसे अधिक होती है? किसी भी व्यक्ति अगर कोई जल जाए या कोई बच्चा जल जाए तो सबसे ज़्यादा उसे जो है किस पोषक तत्व की आवश्यकता होगी? प्रोटीन की, फैट की, कार्बोहाइड्रेट की और विटामिन की। ठीक है। यहाँ पे मोटा नहीं है, ये इसको फैट कर लीजिएगा। ठीक है ना। तो मैं बता दूं कि कोई आदमी जलता है या कोई बच्चा जलता है तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन और प्रोटीन के साथ में कैलोरी की आवश्यकता जो है बढ़ जाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे मैं चलता हूं। अच्छा क्वेश्चन है 19वां नंबर। 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में एक्यूट सपोर्टिव ओटाइटिस मीडिया का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? हमसे पूछ रहा है कि 6 वर्ष से कम बच्चा है, उसमें अचानक से ओटाइटिस मीडिया हुआ। ठीक है। तो उसका मोस्ट कॉमन कारण क्या हो सकता है ये पूछ रहा है। एच इन्फ्लुएंजा, न्यूमोकोकी, ई कोलाई, उपरोक्त में से सभी। तो देखिए बच्चों में जो एक्यूट ओटाइटिस मीडिया होगा वह मैं बता दूं इनमें से सभी कारण से जो है हो सकता है। मोस्ट कॉमन कारण इनमें सभी हो सकता है। ठीक है। आगे मैं बढ़ता हूं। तो देख लीजिए 20 नंबर है भारत को कौन से वर्ष में चेचक मुक्त घोषित किया गया? तो भारत को कौन से ईयर में, कौन से वर्ष में चेचक मुक्त, चेचक फ्री जो है घोषित किया गया? 1961, 1975, 1977, 1981। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर भारत को चेचक मुक्त घोषित ऑप्शन सी 1977 में किया गया। आगे मैं बढ़ता हूँ। 21 है बच्चों में हाइपोकैल्सीमिया यानी कैल्शियम की कमी। ठीक है। कैल्शियम की कमी किस स्थिति में कैल्शियम लेवल कितना होता है? कहने का मतलब है बच्चों में कैल्सीमिया की स्थिति में कैल्शियम का लेवल कितना होता है। कहने का मतलब है हाइपोकैल्सीमिया मतलब कैल्शियम का लेवल कमना। तो कैल्शियम का लेवल कितना कम जाएगा, कितना लेवल पर जो है हाइपोकैल्सीमियम बता देता है। 10 किलोग्राम प्रति DL, 15 मिलीग्राम प्रति DL, 7 मिलीग्राम प्रति DL, 12 मिलीग्राम प्रति DL। कहने का मतलब है मैं बता देता हूँ किसी एडल्ट में, किसी व्यक्ति में अगर 8.5 ठीक है मिलीग्राम प्रति DL से अगर कम हो जाता है तो उसमें हाइपोकैल्सीमिया की स्थिति उत्पन्न होती है। समझ गए। बच्चे की बात किया जाए तो इसमें ये चीज़ें थोड़ी सी कम होती है। लगभग 3 से 4 मिलीग्राम प्रति DL से अगर कम जाता है तो हाइपोकैल्सीमिया की स्थिति उत्पन्न होती है। तो इन ऑप्शन में देखा जाए तो सबसे कम 7 है, तो ये 7 को ही हम मारेंगे। बट अगर 3-4 अगर रहता ऑप्शन में तो हम उसे ही टिक मारते। ओके। आगे मैं बढ़ता हूँ। 22 नंबर है किस प्रकार के पोलियो में ब्रेन डेथ होने की संभावना ज़्यादा होती है? तो आपके लिए यह टास्क है, आप लोग इसे सही आंसर कमेंट करके बताएंगे। जो लोग अभी तक देख रहे हैं उनको पता होगा कि आपका इसमें राइट आंसर क्या है। तो किस प्रकार के पोलियो में ब्रेन डेथ होने की संभावना ज़्यादा होती है? बाल्बोस्पाइनस, बाल्बोरफोरम, एन्सीफेलाइटिक और सोसुमिनिक। बताना है आपको कि इनमें से चारों में से कौन है जो ब्रेन डेथ होने की संभावना ज़्यादा बनती है। 23 है
5 माह के बच्चे में रक्त निर्माण कहाँ होता है, यानी एक 5 माह का बच्चा है उसमें रक्त का निर्माण कहाँ पे होता है। इसका भी जवाब आपको देना है कि कहाँ पे होता है। तिल्ली, जिगर, अग्नाशय, लिम्फ नोड, ये क्वेश्चन सब आपको बताना है। बहुत आसान इसका जो है आपको क्वेश्चन है, इसलिए मैं 2 क्वेश्चन आपसे पूछ लिया। अब यहाँ पे आता है गंभीर एलर्जी से पीड़ित व्यक्ति को हर समय क्या रखना चाहिए। तो एक व्यक्ति अगर सीवियर एलर्जी से अचानक से वो परेशान रहता हो, कहीं भी उससे एलर्जी पकड़ लेता हो, तो उसे जो है अपने साथ क्या रखना चाहिए। इंसुलिन रखना चाहिए, एसिटामिफेन पैरासीटामोल रखना चाहिए, एड्रेनालाइन रखना चाहिए या एस्पिरिन रखना चाहिए। तो कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको गंभीर एलर्जी आ जाता हो अचानक से आपात स्थिति में, उसे अपने साथ जो है एड्रेनाइल एपीपेन रखना चाहिए, ऑप्शन सी, ठीक है, जो गंभीर एलर्जी से बचाता है। आगे मैं बढ़ता हूँ। 25 है, यदि आपको संदेह है, डाउट है कि किसी पीड़ित को स्ट्रोक हुआ है, मतलब आपको ऐसा लगता हो कि कोई व्यक्ति है उसे स्ट्रोक हुआ है, स्ट्रोक है, ठीक है, तो आपको किस परीक्षण का उपयोग करना चाहिए। तो सबसे पहले समझिए यह स्ट्रोक होता क्या है। माय डियर, स्ट्रोक में होता यह है कि आपके ब्रेन में जो टिश्यू है उस टिश्यू को ब्लड सप्लाई बंद हो जाता है, ठीक है, ब्लड सप्लाई कम जाता है या बंद हो जाता है, जिस प्रकार से हार्ट को ब्लड सप्लाई होना बंद हो जाता है तो हार्ट अटैक आ जाता है, उसी प्रकार से ब्रेन में हमारे न्यूरॉन्स है, तो उसको अगर ब्लड नहीं मिलेगा तो ऑक्सीजन कहाँ से लेगा, और जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो सेल मरने लगता है, डेड होने लगता है, तो उस स्थिति में ब्रेन का फंक्शन गड़बड़ा जाता है, तो वही अपना स्ट्रोक होता है, समझ गए। तो स्ट्रोक की स्थिति में कौन सा परीक्षण जो है करना चाहिए आपको। चेहरा भुजा वाणी परीक्षण, चेतावनी आवाज़ दर्द अनुत्तरदायी, प्रतिक्रिया वायुमार्ग श्वसन परिसंचरण, नाड़ी श्वसन दर तापमान। आपको बताना है कि आप किस चीज़ का चेक जो है यहाँ पे करेंगे। अगर आपको लगता हो कि कोई स्ट्रोक के मरीज है तो आप जो है क्या चेक करेंगे। 4 ऑप्शन दिया है आपको, इसमें से जो है इसका राइट आंसर बताना है, ठीक है। तो मैं राइट बता दूं, मैं फेस का चेक करूंगा, भुजा का चेक करूंगा, उसकी आवाज़ और भी परीक्षण जो है मैं उसका करूंगा, ठीक है। तो ये हो गया स्ट्रोक, समझ गए। क्योंकि स्ट्रोक में व्यक्ति का जो बात होता है, बोलने का, बात विचार करने का, धीरे धीरे व्यक्ति का माइंड फंक्शन गड़बड़ाने लगता है, समझ गए। तो ये चीज़ें हैं। अब आगे मैं बढ़ता हूँ। 26 है, निम्नलिखित में से स्ट्रोक का कारण बन सकता है। निम्न में से स्ट्रोक का कारण क्या हो सकता है। तो अभी स्ट्रोक मैं बता दिया, अब कारण ढूंढिए। मस्तिष्क में एक धमनी में रक्त का थक्का जमना, हृदय की धमनी में रक्त का थक्का जमना, पैर की धमनी में खून का थक्का जमना, फेफड़ों में एक धमनी में रक्त का थक्का जमना। तो मैंने अभी बता दिया कि स्ट्रोक ब्रेन में लगता है। ब्रेन में जो ब्लड पहुंचाने वाला जो नसें है, जो नलिका है, उसमें किसी न किसी कारण से ब्लॉकेज हो जाता है, जिसके कारण ब्रेन में ब्लड नहीं पहुंच पाता है, सप्लाई नहीं हो पाता है, उसी को स्ट्रोक कहते हैं। तो ऑप्शन क्या होगा, जो ब्रेन से संबंधित है वही होगा। ब्रेन में एक धमनी में रक्त का थक्का बनना, थक्का बन जाएगा तो ब्लड आगे नहीं पहुंच पाएगा, तो यही अपना ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे मैं बढ़ता हूँ। 27 नंबर का क्वेश्चन है, बिजली से जलने पर इलाज करते समय आपकी पहली कार्रवाई क्या होनी चाहिए। मान गया कोई बिजली से जल गया है, आप उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो आपको पहली काम क्या करनी चाहिए। सुनिश्चित करें कि पीड़ित अभी भी सांसें ले रहा है, जले को ठंडे पानी से धोएं, खतरे की जांच करें और सुनिश्चित करें कि विद्युत स्रोत से संपर्क टूट गया है, प्रतिक्रिया की स्तर की जाँच करें। तो इसका राइट आंसर बताना है। माय डियर, अगर बिजली से जलने पर, अगर कोई बिजली से जल रहा है तो आप उसको देखते हैं तो सबसे पहले आप क्या कार्रवाई करेंगे। तो किसी को अगर झटका लग रहा है, करंट लगा है, तो सबसे पहले आप उसको यही करेंगे ना कि खतरे की जांच करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि वह व्यक्ति अभी लाइट से उसका जो है कनेक्शन टूटा है या नहीं टूटा है। तो पहले तो हम उसको लाइट से कनेक्शन टूटेंगे ना, बाकी बाद में काम करेंगे, क्योंकि जितना देर वो लाइट के साथ संपर्क में है उतना जो है उसके लिए खतरा है, समझ गए। तो ये चीज़ होता है। आगे मैं बढ़ता हूँ। 28 क्वेश्चन है, यहाँ पे देख लीजिए। कह रहा है खुला फ्रैक्चर, ओपन फ्रैक्चर के बारे में पूछ रहा है।
ओके। ओपन फ्रैक्चर का मतलब हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। एक फ्रैक्चर जिसमें हड्डी के सिरे इधर उधर घूम जाते हैं, एक फ्रैक्चर जिसमें त्वचा टूटने के साथ ही हड्डी उजागर दिख जाती है, एक फ्रैक्चर जो फेफड़ों में छेद होने जैसी जटिलताओं का कारण बनता है, एक फेफड़ा जिसमें हड्डी मुड़ जाती है और विभाजित हो जाती है। तो सबसे पहली बात है, ओपन फ्रैक्चर का मतलब होता है कि हड्डी पूरा आर पार कर जाए और स्किन से बाहर दिखने लगता है। तो देखिए, एक फ्रैक्चर जिसमें त्वचा टूटने के साथ ही हड्डी बाहर दिखने लगती है, उजागर हो जाती है। तो यही ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। जो जानते हैं, अच्छे से पढ़े, उनके लिए क्वेश्चन कोई हार्ड नहीं है, समझ गए। अब क्वेश्चन आया, वह प्रतिवर्त यानी वह रिफ्लेक्स जो बच्चों को निपल खोजने और स्तन से उचित संपर्क में मदद करता है। तो बच्चा स्तन कैसे खोजता है, निपल कैसे खोजता है? बच्चा इधर उधर साइड में जो है मुंह लगाता है, ठीक है, और जिधर उसे मिल जाता है तो वह जो है उसे पकड़ लेता है। तो बच्चा साइड में मुंह करना, इधर मुंह करना, वह कौन सा प्रतिवर्त होता है? मोरो प्रतिवर्त, स्वेलोएंगी रिफ्लेक्स, सक्सिंग रिफ्लेक्स, रूटिंग रिफ्लेक्स। तो जो स्तनपान के लिए बच्चा निपल को खोजता है और उचित संपर्क जो है उससे साधने का प्रयास करता है, वह अपना ऑप्शन डी रूटिंग रिफ्लेक्स होता है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे मैं बढ़ता हूँ। 30 नंबर का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। भारत में 2 से 3 वर्ष की आयु के प्री स्कूल बालिकाओं की ऊर्जा की आवश्यकता लगभग कितनी होती है? 2 से 3 वर्ष प्री स्कूल और बालिका यानी लड़कियां, इनके लिए ऊर्जा की आवश्यकता प्रतिदिन कितना होती है? ये क्वेश्चन मैं दूसरे वे में पढ़ा चुका हूँ। अगर आप लोग वीडियो देखे हैं तो इसका आंसर जरूर कमेंट करें, ठीक है। 1200 किलो कैलोरी प्रतिदिन, 1000 किलो कैलोरी प्रतिदिन, 800 किलो कैलोरी प्रतिदिन, 1400 किलो कैलोरी प्रतिदिन, ठीक है। तो आपको बताना है 2 से 3 वर्ष प्री स्कूल और लड़की है तो उसके लिए क्या जो है आपका बनता है यहाँ पे इसका राइट आंसर। वैसे इसका राइट आंसर 800 किलो कैलोरी पर दिन होगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया यहाँ पे 30 क्वेश्चन, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग 30 क्वेश्चन अच्छे से देखे होंगे, और जो भी लोग हैं आप लोग इसे शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और हम लोग तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में।